दोस्तों नमस्कार। सबसे बड़ी चुनौती है इस देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर दोबारा कैसे लौटे। सबसे बड़ी चुनौती है कि दुनिया के लिए भारत जिस बाजार के तौर पर मौजूद है उसमें दोबारा से चकाचौंध कैसे आ जाए। शायद सबसे बड़ी चुनौती है कि इस देश की गवर्नेंस और उसके जरिए लिए जा रहे निर्णय जो पॉलिसीगत हैं वो करप्ट तो नहीं है और इस देश के भीतर में वाकई करप्शन कहीं सिस्टम का हिस्सा तो नहीं बन गया है। आज ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि समूची दुनिया ऊर्जा से चलती है, एनर्जी से चलती है और भारत में एनर्जी पैदा करने के लिए जो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी प्रोडक्ट है वो है कोयला। और कोयला याद आते ही आपके जहन में बार बार यह आएगा कि अच्छा वही कोयला जो मनमोहन सिंह के काल में करप्शन का अड्डा बन गया था। सीएजी ने रिपोर्ट दी थी कि 1,86,000 करोड़ का झटका सरकार को इस तरीके से कोल ब्लॉक्स को बांटकर लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा था कि हां इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और आज की तारीख में वही कोयला सरकार के गले की हड्डी बन गया। क्योंकि कोयला अगर नहीं होगा तो फिर एनर्जी कैसे होगी, एनर्जी नहीं होगी तो इस देश में स्टील कैसे बनेगा, एनर्जी नहीं होगी तो इस देश के भीतर में बिजली उत्पादन ठप पड़ जाएगा, सीमेंट फैक्ट्री ठप पड़ जाएगी और उसके बाद कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगा। यानी सारी परिस्थितियों में आपको एनर्जी बाहर से मंगानी पड़ेगी। तो क्या वाकई कोयला बाहर से मंगाया जाएगा? क्या वाकई इस देश में एनर्जी प्रोडक्शन धीरे धीरे ठप होने की स्थिति में आ रहा है? परिस्थिति है क्या? ये सारे ऐसे सवाल हैं जिसे हमें लगता है कि आज समझना चाहिए। इस देश में मोदी सत्ता ने जो निर्णय लिए वो निर्णय वाकई क्या इस देश के अनुकूल थे या सिर्फ ये सोचकर निर्णय लिए जा रहे थे कि हम आने वाले वक्त में इस देश की उन तमाम पॉलिसीज को दफन कर देंगे जिससे चुटकी भर भी लाभ इस देश की राजनीतिक सत्ताओं को पहुंचता है। और उसी के केंद्र में है यह कोल ब्लॉक्स, कोयला खादान। और शायद इसीलिए जिन 216 कोयला खादानों को लेकर सीएजी ने जब रिपोर्ट दी 2012 में, उसके बाद मोदी सरकार ने कहा अब यह संभव नहीं है कि इस देश में कोल ब्लॉक्स किसी को भी बांट दिए जाएं जैसे मनमोहन सरकार ने बांट दिए। हमने आज दस्तावेजों को निकाला और परखना शुरू किया। तब से लेकर अब तक वह कौन सी परिस्थिति है जिसमें ऐसा संकट इससे पहले इस देश के भीतर में कभी कोयले को लेकर नहीं आया था। क्योंकि भारत दुनिया में कोयले को उत्पादन करने वाला दूसरे नंबर का देश है और भारत जो कोयला आयात करता है उसमें भी वह दूसरे नंबर पर आता है। यानी पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर भारत आता है, चाहे उत्पादन का जिक्र हो चाहे इंपोर्ट का जिक्र हो। दुनिया के बाजार में कोयला महंगा हो रहा है, भारत के भीतर कोयला उत्पादन ठप पड़ रहा है। यहां तक कि कोल इंडिया CIL वह भी अपने तौर पर जो टारगेट दिया जाता है उस टारगेट को छू पाने की स्थिति में नहीं है। इन सारी परिस्थितियों में जो कोयला खादान ऑक्शन किए गए, जिन जिन प्राइवेट हाथों में यह सोच कर दिए गए इससे रेवेन्यू का लाभ होगा, इससे सरकार के पास पैसा आएगा। शुरुआती दौर में तो जो भी चकाचौंध उस कॉरपोरेट को भी दिखाई गई या जिनके हाथ में कोयला खादान थमाया गया उनके जरिए जो पैसा ले लिया गया बिना कोयला खादान शुरू किए हुए और जो पॉलिसी बनाई गई उसने नया संकट इस देश में पैदा कर दिया। कोरोना काल के बाद जब इकोनॉमी डगमग है, किसी के पास पैसा नहीं है, तो आप जब कोयले खादान का ऑक्शन भी करते हैं तो उससे पहले ही आप चाहते हैं कि जमीन के नीचे जितना भी कोयला है उसका एक रेवेन्यू मॉडल पहले बना लिया जाए और उस रेवेन्यू मॉडल के तहत ही इस ऑक्शन की बीड लगाई जाए। उसमें आपको 4% देना होगा। यानी अगर आपको कोयला खादान लेना है और हमको पता चल गया कि उसमें तकरीबन 1,000 करोड़ का कोयला जमीन के नीचे है तो आप हमको 40 करोड़ तो तुरंत दे दीजिए। किसी XYZ ने कहा हम आपको 5% देंगे, यानी 50 करोड़ हम आपको तुरंत दे रहे हैं। किसी ने कहा हम 6% देंगे। और इसी तरीके से मसला चाहे लीज के रजिस्ट्रेशन को कराने का हो जो भारत सरकार के अधीन आएगा, कोयला मंत्रालय वहां कराना होगा, या फिर जमीन को लेकर जब आपको स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराना होगा और जब आप खादान खोलेंगे तो उसके मातहत जो भी जमीन आप कब्जे में लेंगे उस जमीन पर जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है जब वो रोल करने पड़ेगा तो उसके बाद पता चलेगा कि भारत में कोयला खादान से निकालना बाहर से आयात करने की तुलना में ज्यादा महंगा सौदा है। तो इस देश में खादानों से जो भी प्राइवेट सेक्टर है वो खादान से कोयला कैसे निकालेगा।
पॉलिसी ऐसी है जो इस देश में कोयला खदान के मालिकों को फंसा चुकी है। पॉलिसी ऐसे है जो अपने तौर पर एक ऐसी परिस्थिति इस देश में डेवलप कर चुकी है जहां पे संकट एनर्जी का आ गया है। तो हमें लगता है आज जरा सिलसिलेवार तरीके से इसलिए समझिए क्योंकि भारत में सिर्फ और सिर्फ राजनीति रेंगती है। राजनीति भी ऐसी वैसी नहीं। जिस समय 2005 से लेकर 2012 तक के दौर में या 2011 तक के दौर में जो 216 कोयला खदान जो दिए गए, उसमें प्राइवेट सेक्टर को 105 कोयला खदान दिए गए। स्टेट्स को और पावर जिनके पास पावर प्रोजेक्ट था उनको 12 कोयला खदान दिए गए। गवर्नमेंट ने अपने पास 99 कोयला खदान रखे। सरकार ने सबको रद्द कर दिया जब मोदी सरकार 2014 में आई, और उस वक्त इस देश में 35 खदान प्राइवेट सेक्टर चला रहा था, जिससे तकरीबन 160 मिलियन टन का प्रोडक्शन हो रहा था। और सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त कहा था कि जो चल रहा है उससे जो आपको रेवेन्यू का घाटा हुआ है उसके हिसाब से वो पैसा दे दे और आप उनको रेगुलराइज कर दीजिए क्योंकि खदान चल रही है। लेकिन मोदी सत्ता को यह बर्दाश्त नहीं था, और यह बर्दाश्त नहीं था तो सारी खदानें एक के बाद एक उन प्राइवेट हाथों से लेते चले गए। इन परिस्थितियों के बीच में 294 रुपए प्रति टन के हिसाब से भरपाई करने की स्थिति सुप्रीम कोर्ट ने तय करती थी, लेकिन मोदी गवर्नमेंट को यह मंजूर नहीं था। बात इसके धीरे से आगे बढ़ी, और आगे की परिस्थितियों में जब कोल ऑक्शन और कोल माइन ऑक्शन जब शुरू हुआ तो अलग अलग तरीके से अलग अलग वक्त में ऑक्शन की शुरुआत की गई। 2020 में 41 कोयला खदानों को ऑक्शन किया गया। 2021 में 67 कोयला खदानों का ऑक्शन किया गया। लेकिन कोई भी कोयला खदान से कोयला निकालने का काम शुरू क्यों नहीं हुआ? यह राज्य दर राज्य परिस्थिति देखते चले जाइएगा। लेकिन इन सब के बीच जो एमडीओ, जो मॉडर्नाइजेशन जो पूरा कोयले को लेकर होता है, उस दिशा में सबसे तेजी से काम अडानी ग्रुप ने शुरू किया। इस देश के भीतर में वह राज्य जो बीजेपी शासित राज्य नहीं है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ का जिक्र करने की जरूरत है। वहां पर भी जो कोयला खदान थे वो सबसे ज्यादा बड़ी तादाद में अडानी के पास आ गए। यह तो एक हिस्सा है, लेकिन इसका दूसरा हिस्सा यह है कि इस देश में कोयला जमीन के नीचे होता है। उस जमीन के ऊपर या तो फॉरेस्ट होते हैं या ट्राइबल्स रहते हैं। फॉरेस्ट भी होते हैं तो वही फॉरेस्ट होता है आदिवासियों की जिंदगी को चलाता है, और उनके पुनर्वास को लेकर आपने कोई पॉलिसी बनाई नहीं है। यह स्टेट गवर्नमेंट के सामने प्रॉब्लम आई तो स्टेट और सेंटर के बीच में यह टकराव भी खूब देखने को मिला। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या वाकई मौजूदा वक्त में कोयला है नहीं? क्या वाकई मौजूदा वक्त में सिवाय कोयला को आयात करने के अलावे कोई दूसरी परिस्थिति नहीं है? क्या वाकई कोयला आयात किया जाएगा तो बिजली महंगी हो जाएगी? क्या वाकई राज्यों के सामने खतरे की घंटी बज रही है कि अगर कोयला नहीं तो फिर पावर जनरेशन बंद हो जाएगा? इन सारी परिस्थितियों में इस सरकार ने जो भी पॉलिसीगत डिसीजन लिए उसकी परिस्थिति क्या है, एक के बाद एक देखिए। भारत सरकार के अधीन आने वाली कोल इंडिया लिमिटेड का प्रोडक्शन धीरे धीरे नीचे जाता है। 2018-19 में कोल इंडिया का प्रोडक्शन 607 मिलियन टन, अगले बरस घट के ये 602 मिलियन टन पे आता है, और पिछले बरस 2020-21 में यह घटकर 596 मिलियन टन आता है, और इस बार फिलहाल जो जानकारी आ रही है वो और कम हो गया है। तो सरकार अपने अधीन कोल इंडिया को चला पाने में सक्षम नहीं है क्या? क्योंकि अप्रैल से सितंबर तक का जो डाटा कोल इंडिया ने दिया है उसमें टारगेट था कोल इंडिया के पास 670 मिलियन टन का, और उसने जो प्रोडक्शन दिया, जो अचीव किया है, वह 249 मिलियन टन अचीव किया है। इतना नीचे जा रहा है। इसके अलावे भी है सिंग्रैनी कोलियरी कंपनी है जिसका टारगेट 68 मिलियन टन था, वह भी सिर्फ 30 मिलियन टन प्रोडक्शन दे पाई। जो